नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका अध्याय 29 यानी मानव में रासायनिक समन्वय, और हमने पिछले वीडियो में बात की थी अग्नाशय ग्रंथि की। अग्नाशय ग्रंथि जो कि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्ग्रंथि दोनों होती हैं, यानी कि नलिका विहीन और नलिका वाली ग्रंथियाँ, दोनों तरह की ग्रंथियाँ होती हैं, इसलिए उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। वैसे वो पाचक ग्रंथि है, और उसमें से जो है आपको पता है लैंगरहैंस द्वीप समूह जो होता है वो लैंगरहैंस ने उसकी खोज की थी, और उसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से ग्लूकॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स निकलते हैं। ये बात हमने कर ली थी। उनके कार्य भी हमने पढ़ लिए थे कि इंसुलिन की जो है कमी से क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट रोग है ना। और अगर वो ज़्यादा मात्रा में निकलने लग जाता है इंसुलिन, तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है रक्त में, है ना, और थकावट होने लग जाती है, बेहोशी आने लग जाती है। तो ये सारी बातें आपको याद होंगी, और साथ में मैंने दिए थे 2 प्रश्न आपको असाइनमेंट के रूप में। आशा है आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो अब आपको क्या करना है? आपको करना है कि आपकी वो जो कॉपी है जिसमें आपने आंसर्स लिखे हैं वो जल्दी से लेके आइए। अपन देखते हैं उनके बारे में। क्वेश्चन था हमारा, अग्नाशय ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। और लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं होती हैं। आप लोगों ने सही आंसर लिखे हैं, मैं जानती हूँ, है ना। अब अपन आज पढ़ेंगे अधिवृक्क ग्रंथि और जनक ग्रंथियाँ। अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में आपको मैं याद दिला दूं कि जब हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ी थी वृक्क, और वृक्क के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पढ़ी थी, और वो टोपीनुमा संरचना क्या होती है? वो ही क्या होती है? अधिवृक्क ग्रंथि होती है ना। तो ये देखिए, यहाँ पर ये हैं आपके वृक्क, और इसके ऊपर ये जो टोपीनुमा संरचना है ये क्या है आपकी? ये है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। और इस ग्रंथि का जो निर्माण है वो किससे होता है? मीजोडर्म और एक्टोडर्म द्वारा होता है, ठीक है। और इसका लगभग वजन कितना? 6 से 8 ग्राम तक होता है। 2 पार्ट्स होते हैं इसके। बाहरी पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है, इनर पार्ट जो है वो मेडुला कहलाता है, ठीक है। ये देखिए, बाहरी पार्ट जो है ये आपका कॉर्टेक्स है, लाइट येलो कलर का जो दिख रहा है ना, और जो डार्क येलो कलर का दिख रहा है वो है आपका बीच का पार्ट, वो है आपका मेडुला पार्ट होता है, ठीक है। इस ग्रंथि के चारों तरफ संयोजी ऊतक का एक महीन खोल होता है। इसे जीवन की बुद्धिमानी भी कहा जाता है इस ग्रंथि को, है ना। अब इस अधिवृक्क ग्रंथि के 2 पार्ट मैंने आपको बताए हैं, एक है कॉर्टेक्स पार्ट, एक है मेडुला पार्ट। तो कॉर्टेक्स पार्ट से जो है कौन से हार्मोन निकलते हैं और मेडुला पार्ट से कौन से हार्मोन निकलते हैं, इसके लिए एक पूरा चार्ट बनाया गया है। तो वैसे भी मैं आपको एक बात और समझा दूं कि अगर कोई प्रश्न आता है एग्ज़ाम में तो उसकी आंसरिंग भी आप इस तरह से करेंगे, जैसे इस चार्ट में आपको सारी बात समझ आ जाएगी, है ना। उसी तरह से अब उसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं रहती। अब यहाँ पे आप देखिए, ये अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक, इसमें 2 पार्ट बताए आपको। कौन कौन से बताए? एक तो बाहरी वल्कुट भाग, ठीक है, जिसे कॉर्टेक्स कहा गया। कितना % इसका पार्ट बनाता है? 80 to 90% पार्ट। जो इनर पार्ट है जिसे मध्यांश कहते हैं या मेडुला कहते हैं, वो 10 to 20 पार्ट, है ना, % पार्ट बनाता है ना, मध्यांश, जो किससे? एक्टोडर्म से। ये मीजोडर्म से निर्मित होता है, वो एक्टोडर्म से निर्मित होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे चित्र बना रखा है। ये बाहर आपका कॉर्टेक्स पार्ट है, और अंदर जो डार्क ब्राउन सा दिख रहा है रेड, वो एड्रेनल मेडुला है ना, मध्यांश पार्ट है। अब इस कॉर्टेक्स पार्ट में आपको दिख रहा है जोना फेसिकुलेटा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है जोना फेसिकुलेटा। ये फेसिकुलेटा है, जोना ग्लोमेरुलोसा, ये जोना ग्लोमेरुलोसा है, और जोना रेटिकुलरिस, ये 3 आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 क्या है? 3 ये पार्ट हैं किसके? इस पार्ट के। ये जो आपका कॉर्टेक्स का ये वाला पार्ट है, इसके पार्ट हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं इनमें से, वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा की। ये वाला जो पार्ट है, ये डार्क वाला जो पार्ट है, इतना सा ये जो पार्ट है, ये है आपका जोना ग्लोमेरुलोसा। और इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? इसमें से निकलता है मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका जोना फेसिकुलेटा, जो बीच का पार्ट है
ये बीच का जो पार्ट है ये है आपका जोना फेसिकुलेटा। इसमें से जो हार्मोन निकलता है वो आपका है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ये है ना बीच में, बीच वाले पार्ट में से निकल रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। फिर तीसरा आपका है जोना रेटिकुलेसा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें से जो है लिंग हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो ये कहाँ से हो रहे हैं, ये कॉर्टेक्स में से हो रहे हैं, है ना। अब बात करेंगे हम मध्यांश की यानी बीच का पार्ट की। तो ये किससे बना हुआ है, एक्टोडर्म से बना हुआ है, और इसमें से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये दो हार्मोन जो हैं स्रावित होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। पहले आपको किस तरह से अधिवृक्क ग्रंथि, दो उसके पार्ट्स, उसका जो पहला कॉर्टेक्स पार्ट है उसमें से 3 हार्मोन्स किस तरह से निकलते हैं, कौन कौन सी परत से निकलते हैं, उसी तरह से मध्यांश में से 2 हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप पूरा एक चार्ट बना लेंगे। अब एक एक करके इनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो अब अधिवृक्क का जो वल्कुट पार्ट है उसमें से कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन, ठीक है। तो पहले अपन इसी पे बात करेंगे, क्योंकि हमने बात करी थी कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से निकला था, जोना ग्लोमेरुलसा से, यहाँ से निकला था, है ना। और ये जो था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकला था जोना फेसिकुलेटा से, और लिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हुए थे, जोना रेटिकुलरिस से। और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है वो मध्यांश में से जो है स्रावित हो रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ इसमें केवल हमने हार्मोन्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। उसमें अपने पूरी संरचना के साथ हार्मोन्स लिखे थे, यहाँ पर हमने केवल हार्मोन्स के नाम लिखे हैं। अब सबसे पहले क्या था, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये हार्मोन रुधिर में क्या करता है, खनिज आयनों की सांद्रता का नियमन करता है, ठीक है। रुधिर और वृक्क में खनिज आयनों की सांद्रता का जो है नियमन करता है, और इसमें सबसे मुख्य जो होता है वो होता है एल्डोस्टेरोन। इस हार्मोन के द्वारा जो वृक्क की नलिकाओं में सोडियम और क्लोराइड आयनों का अवशोषण होता है और पोटेशियम आयन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सोडियम और क्लोराइड आयंस का अवशोषण होता है और पोटेशियम आयंस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। यह रुधिर में खनिज आयनों की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये इसका काम है। दूसरा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये इसमें 2 तरह के जो है हार्मोन होते हैं, कार्टिसोन और कॉर्टिसोल, ठीक है, कार्टिसोन और कॉर्टिसोल। इनसे क्या होता है, इनसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इसके उपापचय को नियंत्रित किया जाता है, और ग्लूकोज में ग्लूकोज, वसीय अम्ल और एमिनो एसिड्स की मात्रा को ये बढ़ाते हैं। यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और यूरियोजेनेसिस को प्रेरित करते हैं, ठीक है। और किसी उत्तक में संक्रमण होने पर प्रतिरक्षी पदार्थ के बनने की क्रिया को रोकते हैं। और क्या करते हैं, प्रतिरक्षी पदार्थ को रोकते हैं ना, तो ये क्या कहलाते हैं, प्रतिरक्षी निषेधात्मक कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जल और लवण संतुलन और अंगों के प्रत्यारोपण को सफल बनाने के लिए ये वाला हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे प्रदाहरोधी भी कहते हैं। इसका जो उपयोग है इस हार्मोन का, गठिया, दमा आदि के उपचार में किया जाता है। यानी कि जब गठिया रोग होने लग जाता है, यानी हड्डियों में जो है प्रॉब्लम आने लग जाती है, हड्डियां बढ़ने लग जाती है, उनमें यूरिक एसिड जो है इकट्ठा होने लग जाता है, तो गठिया रोग हो जाता है। तो उसके इलाज में, और दमा रोग जो हो जाता है, सांस की बीमारी जो हो जाती है, उसके इलाज में भी इसको कार्य में लिया जाता है। फिर है लिंग हार्मोन, नाम से आप समझ पा रहे होंगे सेक्स हार्मोन्स हैं ये। तो सेक्स हार्मोन्स जो हैं इसमें एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की थोड़ी थोड़ी मात्रा जो है इसमें से स्रावित होती है। और ये क्या करते हैं, ये बाह्य जनन अंग और जो यौन अंग हैं उनके परिपक्वन में, है ना, उनके परिपक्वन और व्यवहार को जो है प्रभावित करते हैं। अगर ये ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो स्त्रियों के चेहरे पर बाल जो है वो बढ़ने लग जाते हैं, और इस रोग को क्या बोलते हैं, दीर्घलोपता कहते हैं। ये हार्मोन नर और मादा की पेशियां और जननांगों का विकास करते हैं। अधिवृक्क के मध्यांश में, अभी तक जो हमने पढ़े थे वो थे कॉर्टेक्स में से निकले हुए, अब मध्यांश में से। तो मध्यांश में से जो निकलता है सबसे महत्वपूर्ण जो हार्मोन है इसका वो है एड्रेनलिन।
इस हार्मोन का नाम जो है आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है, हाँ छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। कब स्रावित होता है? जब डर लगता है या फिर जैसे रिजल्ट आने वाला है आपका, तो एक घबराहट सी होती है अंदर की, क्या होगा पता नहीं जी, क्या होगा, फेल होंगे पास होंगे, कम नंबर तो नहीं आ जाएंगे, है ना, एक अजीब सी घबराहट होती है उस कंडीशन में। या फिर जैसे हम रेस लगा रहे हैं और हम सेकंड या थर्ड पोजीशन पे और हम फर्स्ट पोजीशन पे बस आने वाले हैं, तो उस टाइम वो जीतने के लिए वो हार्मोन, ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ना, ये हमें सहायता देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? अरेखित पेशियों को उत्तेजित करता है और इससे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से होने वाली जो क्रियाएं हैं वो संचालित होती हैं। और रुधिर वाहिनियों की दीवार क्या होती है? सिकुड़ने लग जाती है, जिससे आंखें चौड़ी हो जाती हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लग जाता है। ठीक है, तो यकृत में जो संचित ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन जो है होने लग जाता है, जिससे कि वो रुधिर में आने लग जाता है। ठीक है, इसको संकट के समय सामना करने के लिए मानव शरीर को तैयार करता है। मैंने अभी आपको जो बताई ना थोड़ी सी क्रियाएं, है ना, उन सभी में क्या करता है? ये एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लगता है और हमें उस सिचुएशन को जो है संभालने के लिए सेट करता है ना, मतलब हमें प्रेरित करता है कि भाई हाँ ठीक है, ये आप फर्स्ट आ सकते हैं, या आप ठीक है आपका रिजल्ट आने वाला है, तो थोड़ा सा तसल्ली रखिए टाइप्स, है ना। तो ये हमको तैयार करता है। ठीक है, और मानसिक तनाव, गुस्से और डर के समय उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों से, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, है ना, या डर लग रहा है या बहुत टेंशन हो रही है, उस कंडीशन में भी इसका स्राव जो है वो ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। तो क्यों ज़्यादा मात्रा में होने लगता है? क्योंकि अधिक ऊर्जा जो है मिलने के कारण जो है संकट की परिस्थिति का सामना किया जा सके। ठीक है, तो ये हमको क्या करता है? संकट की परिस्थिति का सामना करने के लिए जो है प्रेरित करता है, तैयार करता है। अब ये जो दूसरा हार्मोन है, ये क्या है? नॉरएड्रेनालिन हार्मोन। ये एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है जो एड्रेनलिन के द्वारा नियमित होने वाली जो समान क्रियाएं हैं उनको प्रेरित करता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो रुधिर वाहिनियाँ वो फैल जाती हैं। एड्रेनलिन में क्या हुआ था? एड्रेनलिन जब हार्मोन स्रावित होता है तो रुधिर वाहिनियाँ सिकुड़ जाती हैं, इसमें फैल जाती हैं। ठीक है, और इसके द्वारा हृदय की गति और रुधिर दाब जो है वो नहीं बढ़ता है। उसमें क्या हो गया था? हार्ट बीट बढ़ गई थी, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, मानसिक दबाव हो गया था। इस हार्मोन के द्वारा विपत्ति और संकट काल जो है उसमें 3 प्रकार की अनुक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? भय यानी डर, फियर, संघर्ष, फाइट, और तीसरी है पलायन यानी सिचुएशन से थोड़ा सा हटना, है ना, फ्लाइट। तो ये 3 F हो गए, फियर, फाइट, फ्लाइट। तो इसको 3F भी जो है ग्रंथि भी कहते हैं। ये जो अधिवृक्क की मध्यांश ग्रंथि है इसे 3F ग्रंथि भी कहते हैं। इसके साथ ही इसको 4S ग्रंथि भी कहते हैं। तो 4S ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रेस, शुगर, सॉल्ट और सेक्स रिलेटेड प्रोसेस का भी ये नियंत्रण करती हैं, इसीलिए इसे 4S ग्रंथि भी कहते हैं। तो अभी हमने क्या बात की? अभी हमने बात की कि किस तरह से जो है आपके मेडुला में से जो हार्मोन निकलते हैं उनका क्या कार्य है, और जो कॉर्टेक्स में से निकलते हैं उनका क्या कार्य है। इनके बारे में हमने पूरी बात कर ली। हमने ये भी देख लिया कि जो ये नॉरएड्रेनालिन जो निकलता है हार्मोन, तो उसके कारण ये जो मेडुला है इसको क्या बोलते हैं? 3F भी बोलते हैं और 4S भी बोलते हैं। अब इनसे जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं उनके कारण क्या होता है शरीर में प्रक्रिया, वो देखते हैं। तो यानी अगर अल्प स्राव होता है तो कौन कौन से रोग होते हैं? तो पहला रोग इन्होंने बताया है एडिसन का रोग। इस रोग में एड्रेनलिन जो कॉर्टेक्स हार्मोन है ना, वो अल्प मात्रा में निकलते हैं। तो सोडियम जो है जल की काफ़ी मात्रा में मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लग जाता है, क्योंकि अभी बताया था कि ये क्या करता था? अवशोषण करता है ना। अब अवशोषण होता है ऐसा क्योंकि कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या करते हैं? खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, है ना। यही बात हुई थी कि सोडियम का और क्लोराइड का अवशोषण करते हैं और पोटेशियम का उत्सर्जन करते हैं। तो अब अगर सोडियम भी बाहर निकलने लग जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है? निर्जलीकरण हो जाता है ना, सूखने लग जाता है, यानी मूत्र जो है वो ज़्यादा मात्रा में आने लग जाता है।
और प्यास भी ज़्यादा लगती है, तो रुधिर दाब क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। त्वचा जो है वो एकदम कांच से, तांबे की जैसी होती है ना। और रोगी की जो पेशियां हैं और मस्तिष्क जो है वो कमज़ोर हो जाता है और शरीर का तापमान भी कम हो जाता है। भूख कम लगने लग जाती है, उसे घबराहट होने लग जाती है, ऐसे फील होता है जैसे वॉमिट आ रही हो, है ना, उल्टी जैसा, मितली जैसा फील होने लग जाता है। और अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो फिर रोगी मृत्यु को प्राप्त भी हो सकता है। यानी मतलब कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके हार्मोन्स, ये आप समझ पा रहे हैं, है ना। अधिवृक्क ग्रंथि के हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो जीवन रक्षक हार्मोन का कार्य करते हैं, इसीलिए जो किडनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं वो जीवन रक्षक हार्मोन्स कहलाते हैं। अब अधिवृक्क ग्रंथि से अतिस्रवण अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं तो क्या होता है, कॉन्स रोग। कॉन्स रोग में क्या होता है, ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की अधिकता से उत्पन्न होता है। अब आपको पता है कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स ने क्या किया था, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का शोषण किया था और पोटेशियम आयन जो है उसका उत्सर्जन करने में काम आते हैं, है ना। तो अब वो जब ये बहुत मात्रा में निकलने लग जाएगा तो इनका संतुलन खराब हो जाएगा, सोडियम का और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे तंत्रिकाओं में गड़बड़ी हो जाती है। अब तंत्रिकाओं में गड़बड़ी होने के कारण जो पेशियां हैं उनमें क्या होता है, अकड़न होने लग जाती है। जो पेशियां होती है ना, मांसपेशियां, उसके अंदर क्या होती है, अकड़न होने लग जाती है। फिर है कुशिंग रोग। कुशिंग से समझ में आ रहा है थोड़ा सा, ये फ्लफी सा, जैसे ये देखो ये मोटा हो गया, रेड हो गया फेस इसका, है ना। और ये पेट देखो ये किस तरह से मोटा होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, है ना। त्वचा और हड्डियों में अनियमित वृद्धि होने लग जाती है, काफ़ी बढ़ने लग जाती है ना। और जल और सोडियम और यकृत में ग्लाइकोजन का जमाव जो है वो बहुत मात्रा में होने लगता है। तो जब यकृत में ग्लाइकोजन का जमाव ज़्यादा होगा तो ये जो पार्ट है ये फूल जाता है, ठीक है। तो इस रोग में प्रोटीन अपचय जो है वो बढ़ जाता है। हिरसुटिज्म या एड्रिनल विरिलिज्म, इसमें क्या होता है कि एड्रिनलिन जो हार्मोन है वो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लग जाता है तो स्त्रियों में क्या होने लगते हैं, पुरुषों के लक्षण आने लग जाते हैं। ये देखो आप देख रहे हैं, क्योंकि बाल आना किसका लक्षण है, पुरुषों का लक्षण है। स्त्रियों में तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हार्मोन्स उनके जब बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, उनमें तो बालों की कमी होने लग जाती है शरीर के अंदर। लेकिन अगर ये हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होगा तो ये देखिए आप बाल आने लग जाते हैं, स्त्रियों में पुरुषों वाले लक्षण आने लग जाते हैं। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ मोटी होना, ठीक है, शरीर पर घने बाल आ जाना और साथ में बांझपन की समस्या भी, यानी संतान उत्पत्ति नहीं कर पाती हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर अगला है आपका गायनिकोमस्टिया। गायनिकोमस्टिया भी क्या होता है, स्त्रियों में नर जननांग बनने लगते हैं ना, हार्मोन के कारण स्त्रियों में क्या होने लगता है, नर जननांग बनने लगते हैं। आप देखिए कितना खतरनाक है ये, है ना। इसे मादा आभासी उभय लिंगता कहते हैं। और ऐसी लड़कियां भी क्या करती हैं, संतानोत्पत्ति नहीं कर पाती हैं। और लड़कों में अगर ये ऐसा हो जाता है तो उनमें जो है स्तनों में उभार आने लग जाता है ना। जैसे स्त्रियों में वसा के कारण जो है स्तन जो है उभरे हुए होते हैं, उसी तरह से इनके भी होने लग जाते हैं इस हार्मोन के कारण। ईडिमा, इसमें क्या होता है, इसमें त्वचा जो है काफ़ी जो है वो बढ़ जाती है, यानी इसमें रुधिर में सोडियम और इसके साथ साथ जल की मात्रा बढ़ जाती है। और ये देखो आप, जहाँ पर भी ये दबा रहा है वहाँ पे खड्डा सा बन जाता है ना। देख रहे हैं आप, जगह जगह शरीर जो है वो फूल जाता है। और पोटेशियम की बहुत ज़्यादा कमी होने से तंत्रिका और पेशियों का कार्य जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, जिससे लकवा भी हो सकता है, यानी कोई भी अंग जो है वो कार्य करना बंद भी कर सकता है। अब हम बात करेंगे जनत ग्रंथियों की। तो जनत ग्रंथियों में आपकी जो दो ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं, नर में वृषण और मादा में अंडाशय। तो अब पहले बात करेंगे हम वृषण ग्रंथि की, ठीक है। तो जब हमने जनन तंत्र पढ़ा था, नर और मादा का जब जनन तंत्र, मानव का जनन तंत्र वाला पार्ट पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने बात की थी वृषण के बारे में। हमने बताया था कि आपको उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में नर के 2 वृषण होते हैं, 2, है ना, एक जोड़ी वृषण होते हैं, यानी
एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। ये इसके ऊपर कॉमा के आकार का क्या लगा हुआ है, एपिडिडाइमस लगा हुआ है, ठीक है ना। और इस एपिडिडाइमस का जो लास्ट पार्ट है, यानी इसकी जो टेल पार्ट है, इससे क्या निकल रही है, शुक्र वाहिनी निकल रही है जो शुक्राशय में जाती है, ठीक है। अब नर के वृषण की जो अंतराली कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है, वो बेसिकली क्या कार्य करती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। कौन सा हार्मोन निकलता है उसमें से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है ना। तो मनुष्य के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर होते हैं। उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं, आपको बताया गया था कि जो शुक्राणु हैं वो उदर में, उदर की जो तापमान है उसमें परिपक्व नहीं हो सकते हैं, इसीलिए जो वृषण हैं वो उदर गुहा के बाहर होते हैं, वृषण कोश के अंदर, जिससे कि शुक्राणु जो है वो थोड़े से कम तापमान में परिपक्व हो सके। इनकी अंतराली कोशिकाओं के द्वारा मैंने आपको बताया है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा एंड्रोस्टेरोन जो है वो हार्मोन जो है वो निकलते हैं। इसके बाद जो है इन हार्मोन्स पर किसका नियंत्रण होता है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो है अपन ने देखी थी और उसमें हमने देखा था जो LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो था उसका नियंत्रण इस पर होता है। और एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा क्या होते हैं, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण आपको याद होंगे, मैंने क्या बताया था, मैं जानती हूँ आपको याद होंगे, है ना, आपने अच्छी तरह से पढ़े थे। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है जैसे नर में दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, आवाज़ का भारी होना, है ना, बालों की अधिकता पूरे शरीर में, ठीक है। ये कौन करता है नियंत्रण, एंड्रोजन, ठीक है। अब कई बार ऐसा देखने में आता है कि नर में यौवनावस्था से पूर्व अगर वृषणों को हटा दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, बधियाकरण कहते हैं। ये ज़्यादातर जानवरों में किया जाता है ना, जो जानवर आवारा घूमते रहते हैं तो उनका इस तरह से बधियाकरण कर दिया जाता है। इसके कारण नर हार्मोन का स्रवण जो है कम हो जाता है और व्यक्ति कैसा होता है, नपुंसक हो जाता है, यानी वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। और प्राथमिक और लैंगिक द्वितीयक लक्षण जो है ना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, उनका विकास नहीं होता है। पशुपालन व्यवसाय में जो है इस तरह का कार्य किया जाता है। जो पशु पालते हैं उनमें जो मुर्गे हैं, है ना, घोड़े हैं, है ना, उनको क्या कर दिया जाता है, बधिया करके और इस क्रिया का उपयोग किया जाता है। ऐसे प्राणी जो हैं वो बहुत सरल स्वभाव के हो जाते हैं और उन पर आसानी से नियंत्रण जो है वो किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम अंडाशय की, यानी स्त्री जनन ग्रंथि, है ना, उसकी बात करते हैं। तो आप याद करिए आपका जनन तंत्र वाला चैप्टर, तो उसमें आपको बताया गया था कि दो जो है अंडाशय होते हैं, है ना, जो कि यहाँ पर इसके बाद ये क्या है, ये आपकी अंडवाहिनी, है ना। अंडवाहिनी कहाँ खुलती है, जाकर के गर्भाशय में खुलती है। ये बीच में आपका क्या है, गर्भाशय है, ठीक है ना। तो ये मेन जो है आपके मादा जनन तंत्र के पार्ट्स हैं, है ना। और इसमें से कितने हार्मोन निकलते हैं, इसमें से 3 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। एक एक करके तीनों के बारे में अपन जानते हैं। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये कहाँ से, ग्राफियन पुटिक जो है इसको स्रावित करता है और इसका किसका नियंत्रण करते हैं, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। यानी कि मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं, आवाज़ का महीन होना, शरीर में बालों की कमी होना, स्तनों का विकास होना, श्रोणि क्षेत्र का बढ़ना, साथ ही जो आपके मासिक धर्म है उसका शुरू होना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस हार्मोन द्वारा जो है नियंत्रित होती है। फिर बात है अपने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की। तो ये हार्मोन अंडाशय में अंडोत्सर्ग के पश्चात जो है विकसित कार्पस ल्यूटियम जो बनती है ना, उसके द्वारा ये स्रावित होता है। येलो कलर की संरचना आपको ध्यान होगी, ठीक है, इस तरह से वो बाद में बन गई थी, है ना। जब एग जो है वो रिलीज हो जाता है तो जो बची हुई संरचना है ना, वो कैसी होती है, वो क्या कहलाती है, कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। और उसमें से ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। और जो इसका नियंत्रण कौन करता है, वही पीयूष ग्रंथि का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन जो है वो इसका नियंत्रण करता है।
फिर हार्मोन में जो है स्त्रियों के स्तनों का विकास, दुग्ध ग्रंथियों में वृद्धि और सक्रिय गर्भधारण के लिए आवश्यक संरचनात्मक और कार्यकीय परिवर्तन, गर्भाशय की भित्ति में रुधिर परिवहन का बढ़ना और ग्लाइकोजन और वसा संचयन, ये सारे के सारे प्रेरण का कार्य भी ये हार्मोन करता है। फिर है रिलैक्सिन, नाम से आपको समझ आ रहा है रिलैक्स। तो जब प्रसव क्रिया हो जाती है, यानी जब शिशु पैदा हो जाता है, तो उसके बाद गर्भाशय को पुनः अपनी स्थिति में लाना है ना, उसमें ये कार्य जो है ये हार्मोन करता है ना। उस जब प्रसव क्रिया होती है उस समय जो प्यूबिस सिम्फाइसिस है ना, उसके जोड़ को भी में भी ये क्या करता है, शिथिलता प्रदान करता है। और शिशु जन्म के समय बहुत ही सहायक हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के अल्प स्राव के कारण मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में कमी हो जाती है और मासिक चक्र में अनियमितता हो जाती है। ठीक है, तो ये जो तीनों हार्मोन्स थे ये किसके थे, ये अंडाशय के हार्मोन्स थे। शोधों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पाया गया कि एस्ट्रोजन हार्मोन के अतिस्रवण से अनियमित मासिक चक्र और अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक स्राव से कैंसर तक हो सकता है। यानी कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बहुत अधिक मात्रा में भी स्रावित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। अब हम थोड़े से स्मरण बिंदु, ये महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो देखेंगे। आप याद करिए शुरू से कि हमने जो ये शुरू किया था चैप्टर, उसमें क्या बताया था कि उपापचयी क्रियाएं होती हैं। इन कार्यों के लिए शरीर का तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कार्य करती हैं। ये पूरा का पूरा आपको बताया गया था कि आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं, है ना। और बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, दो ग्रंथियों के बारे में बात की थी। और तीसरी थी मिश्रित ग्रंथि, यानी जिसके अंदर बहिर्ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों ही होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी पीनियल काय है, पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर, और हाइपोथैलेमस है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है ना। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में आपको पता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं जिसके अंदर 3 जो है सेल्स होती हैं, है ना, अल्फा बीटा और डेल्टा। फिर एड्रेनल ग्लैंड है जो टोपीनुमा होती है, कहाँ होती है, वृक्क के ऊपर होती है। फिर ये आपके अंडाशय, यहाँ पर मेल में क्या है, वृषण। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कहाँ कहाँ सिचुएटेड है ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स एक रासायनिक दूत हैं जो हमारे भोजन में नहीं होते बल्कि ये प्राकृतिक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं, इनके स्राव जो है वो हार्मोन्स कहलाते हैं और सीधे ही रक्त में मिल जाते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से मोचक और निरोधी 2 तरह के हार्मोन्स का स्राव होता है। और थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर क्लॉड बर्नार्ड ने सबसे पहले अंतःस्राव शब्द का प्रयोग किया था। बैलिस स्टार्लिंग के द्वारा सर्वप्रथम सिक्रेटिन हार्मोन जो है उसके बारे में पता लगा था, उसकी खोज हुई थी। पीयूष ग्रंथि जो है वो मटर के दाने के आकार की होती है, 2 पार्ट्स होते हैं उसमें, ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, मटर के दाने के जैसी होती है। ये है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है ये आपका क्या है, कमांडर, मतलब हाइपोथैलेमस से सिक्रेटिंग हार्मोन्स जो है वो मास्टर ग्लैंड किसे कहा गया है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी पीयूष ग्रंथि को कहा गया, उसको भी ये नियंत्रित करता है, तो कमांडर हो गया ये, है ना। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये देखिए, हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जिसकी अल्प मात्रा, ये देखिए, ये आप देख रहे हो थायराइड ग्लैंड है, इसके ऊपर कौन सी, ये 4 हैं, है ना, दोनों साइड एक एक जोड़ी, तो 4 क्या है, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। तो गलगंड रोग हो जाता है अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में निकलता है। थायराइड ग्रंथि के इस हार्मोन के अतिस्राव से नेत्रोत्संधि गलगंड रोग, प्लूमर और ग्रेवी रोग भी हो जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथ हार्मोन निकलता है जिसे क्या कहते हैं, कॉलिप हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन विटामिन डी का निर्माण करके अस्थि निर्माण में जो है सहायता करता है। पैराथायराइड हार्मोन के अल्प स्त्रवण से बाल्यकाल में
पैराथायरोमोन की कमी से रुधिर में कैल्शियम की जो मात्रा है उसमें कमी हो जाती है और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कैल्शियम की तो कमी हो गई और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ गई। इससे क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिक टिटैनी रोग हो जाता है ना, फॉस्फेट की मात्रा बढ़ने से। ठीक है, इसके अतिस्रावण से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, यानी हड्डियों में क्या होता है, हड्डियों में खोखलापन आने लग जाता है ना, भंगुर हो जाती हैं हड्डियां, कैसी हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं। थाइमस ग्रंथि के द्वारा नावित हार्मोन थाइमोसिन जो है वो कहलाता है और ये पूर्ण प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करता है, जो कि हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा करता है ना, रोगों से रक्षा करता है। पीनियल काय जो है वो ये देखिए छोटी सी ग्रंथि होती है, वाइट कलर की चपटी सी ग्रंथि होती है और ये क्या कहलाती है, लैंगिक जैविक घड़ी कहलाती है। ठीक है, अग्नाशय जो है वो कैसी ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी उसमें अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्ग्रंथि भी होती है और इसमें स्रावित जो हार्मोन है इंसुलिन इंपॉर्टेंट है ना, और इंसुलिन के जो अल्प स्रावण से, यानी अगर इंसुलिन कम मात्रा में निकलता है तो कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज़, मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, इसके साथ ही यहाँ पर आपको ध्यान है कि अपन ने जब इंसुलिन हार्मोन की बात करी थी कौन सी सेल्स में से निकलता है, आपको याद तो हो गया अब तो, हाँ, बीटा सेल्स में से निकलता है ना, जो सबसे ज़्यादा, यानी कि 60% जो है वो बीटा सेल्स होती हैं, 25% होती हैं अल्फा सेल्स जिसमें से ग्लूकेगॉन निकलता है। ठीक है ना, और 10% होती हैं आपकी डेल्टा सेल्स होती हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि में आपको ध्यान है कहाँ होती है, वृक्क के ऊपर टोपीनुमा संरचना होती है, 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और उनमें से मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो निकलता है वो ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन, ये 3 हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, कॉर्टेक्स में से निकलते हैं, है ना, जो अधिवृक्क ग्रंथि का कॉर्टेक्स पार्ट है उसमें से निकलते हैं। और एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है वो मध्यांश पार्ट में से निकलते हैं। ये देखिए आप, ये रही वृक्क, ये आपकी टोपीनुमा कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये 2 पार्ट हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स है, ये अंदर वाला मेडुला का पार्ट है। ठीक है, इस जोना ग्लूमेरुसा, जोना फैसुलेटा और इनमें से जो है कॉर्टेक्स के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, और इनकी कमी से क्या होता है, एडिसन रोग हो जाता है और अतिस्राव से काउंस रोग, कुशिंग, हिटुजिव और ग्लाइनिकोमेस्टिया रोग, इडीमा रोग हो जाता है। इसके बाद आती हैं आपकी जनत ग्रंथियाँ, यानी वृषण और अंडाशय की ग्रंथियाँ। ठीक है, ये आपके वृषण है एक जोड़ी जो कि उदर गुहा के बाहर की साइड वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इसमें से जो हार्मोन निकलता है एंडोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, उसमें से क्या होता है, उसमें से द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं नर के, है ना, दाढ़ी मूंछ का आना है, आवाज़ का भारी होना है, ये सब डेवलप होते हैं। इसी तरह से अंडाशय है ना, अंडाशय जो है वो क्या है, आपके स्त्री हार्मोन। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये देखिए अंडाशय है ना, इसमें क्या है, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, यानी अंडवाहिनी है, कहाँ आके जुड़ रही है, ये आके गर्भाशय के अंदर है ना, आपके यूट्रस के अंदर जुड़ रही है। ठीक है, तो जनद जो ग्रंथियां हैं ये अंडाशय में आकर के जो जुड़ती है इस तरह से यहाँ पर, है ना। इसमें से क्या निकलता है, इसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो निकलते हैं, जो कि क्या करते हैं, मादा में किशोरावस्था में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है उनको डेवलप करते हैं, यानी क्या क्या करते हैं, आवाज़ का महीन होना है, स्तनों का विकास होना है, श्रोणि क्षेत्र का बढ़ना है, मासिक धर्म शुरू होना है। ठीक है, ये सारे के सारे कार्य जो है होते हैं। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तब तक आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू।